नेक्स्ट है फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। पहली टर्म है इसके अंदर मेल्टिंग या फ्यूजन। मेल्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको गर्म कर रहे हो और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या होता है, मेल्टिंग होता है। इसका उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। जैसे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आइस है, आइस अगर पिघल के वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। और अगर वाटर वापस से अगर जम के आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। फिर है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना। जैसे अगर पानी को आप गर्म करते हो तो पानी को गर्म करोगे तो वो क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। और इसका जो उल्टा है यानी कि स्टीम का वापस से वाटर में कन्वर्ट होना उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लिक्विफिकेशन। ठीक है। इसके बाद में फिर है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब है कि अगर कोई भी सॉलिड मटेरियल है आप उसको गर्म कर रहे हो और वो सीधा ही वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो कपूर होता है, कपूर को अगर आप गर्म करते हो, कपूर को अगर गर्म करते हो तो वो गर्म होके सीधा गैसियस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, जलने लग जाएगा। मतलब लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। प्योर जो कपूर होता है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है। फिर बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप वाटर को बॉयल करते हो तो वाटर को जब आप गर्म कर रहे होते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वाटर का जो टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। उसके बाद में अगर आप उसको और ज़्यादा हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और वो जो वाटर है वो बॉयल होके स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसका मतलब वो एक प्रोसेस है, एक पॉइंट है एक तरह से जहां तक जो वाटर है उसको गर्म किया जा सकता है। उसके बाद में अगर आप और ज्यादा हीट इसको दोगे तो वो वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है। इसके बाद में है फिर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, चारों तरफ से बंद है ये, इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, अब इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो ये जो पानी है ये स्टीम में कन्वर्ट होगा, है ना, वेपर में कन्वर्ट होगा। और जैसे जैसे इसको गर्म करते जाओगे स्टीम बनती जाएगी और उससे इसके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि ये जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है जो स्टीम में एक तरह से कन्वर्ट हो गया वाटर, वो जो स्टीम है वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप जैसे आपने देखा होगा ना घर पे जो गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है क्योंकि हाई प्रेशर के ऊपर उसको भरा जाता है। तो प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो प्रोसेस यहाँ पे होने लग जाएगी। यहाँ पे इसको गर्म किया जा रहा है, गर्म करने से वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वापस से आपस में जुड़ के वाटर फॉर्म करने लग जाते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन टाइप आ जाती है। और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब और ज्यादा यहाँ पे फिर प्रेशर इंक्रीज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स ये आपस में जुड़ के वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उससे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ये प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के वापस से प्रेशर को घटा देंगे और इसकी वजह से प्रेशर एक लिमिट तक ही यहाँ पे इंक्रीज हो पाएगा, उसके बाद में इंक्रीज नहीं होगा। तो वो जो मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे मेंटेन हो सकता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, उसका नाम होता है ये, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर एक टर्म है होरफ्रॉस्ट। होरफ्रॉस्ट का मतलब है कि अगर कोई भी मटेरियल है वो वेपर कंडीशन में है, ठीक है, और वो सीधा ही वेपर से मान लो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कई जगह बर्फ गिरती है, तो बर्फ गिरती है तो वो क्या होता है, एक्चुअल में स्टीम होती है। और स्टीम क्या होती है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जम के आइस में कन्वर्ट हो जाती है सीधी। मतलब ये नहीं होगा कि स्टीम पहले वाटर बनेगी और फिर वाटर से वो आइस में कन्वर्ट होगी। वो जो स्टीम हो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस के अंदर, और गिरने लग जाती है। शिमला वगैरह पे ऐसे गिरती है ना। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं होरफ्रॉस्ट, जिसमें वेपर है वो सीधा ही किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगी। ठीक है। इसके बाद में आता है फिर हीटिंग कर्व।
अब ये जो कर्व है इसके ऊपर भी छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये कर्व क्या बताता है हमको, जैसे आप किसी भी मटेरियल को गर्म करते हो तो गर्म करेंगे तो किस तरीके से उसकी स्टेट चेंज होगी और कितनी हीट की उसको रिक्वायरमेंट होगी स्टेट को चेंज करने के लिए, और कब तक मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा, अपना टेम्परेचर राइज करता रहेगा, और कब उसकी स्टेट चेंज होगी। ये सारी चीजें इस ग्राफ के थ्रू बताई जाती है। देखो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि हमारे पास में क्या है, थोड़ी सी आइस है और उसको हमने एक बर्तन में रखा हुआ है। आइस का टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ -50 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है। कितना है इसका टेम्परेचर? -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ से इसको गर्म करना चालू करेंगे और एक कांस्टेंट रेट से इसको हीट सप्लाई करेंगे, यानी कि जो रेट ऑफ हीट सप्लाइड है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जिसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, ये क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी मैंने लिखा ना, इसको बोलते हैं रेट ऑफ हीट सप्लाइड, जिसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, शुरुआत में ये जो आइस है ये कौन सी कंडीशन में है? सॉलिड स्टेट में है अभी। अब आपने क्या किया, इसको हीट सप्लाई करनी चालू करी। जैसे जैसे हीट सप्लाई करेंगे क्या होगा, पहले इसका टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा पहले तो। अभी भी ये आइस में ही रहेगी, लेकिन आइस की फॉर्म में ही रहेगी, अभी ये मेल्ट नहीं हो रही है। मेल्ट कब होगी? जब ये पूरे तरीके से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगी, और उसके बाद में फिर ये पिघलना स्टार्ट होगी, है ना। पहले तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब तक नहीं आती है तब तक ये हीट एब्जॉर्ब करती रहेगी। ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, मतलब -50 से कितने पे आएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा। अभी तो माइनस में है ना, बढ़ेगा माइनस से, -50 से -40 होगा, फिर -30, -20, -10, फिर 0, इस तरीके से। तो ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। उसको हम इस ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। देखो ग्राफ टेम्परेचर और टाइम के बीच में ड्रॉ किया जाता है। एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम और वाई एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर। ठीक है, इनके बीच का ये ग्राफ है। तो शुरुआत में जो आइस है वो सॉलिड कंडीशन में है, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, यहां तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अभी ये कौन से टेम्परेचर पे आ गई? ये आ गई मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गई। पहले ये कितने टेम्परेचर पे थी? -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अभी कितने पे आ गई? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गई। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हुई है यहाँ पे, इसमें इसने जो हीट ली है उसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी हम लिख देंगे। अगर मैं दोनों साइड में डेल्टा स्मॉल टी से डिवाइड कर दूं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एम सी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा स्मॉल टी। ठीक है, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम ही है। लेकिन इससे एक चीज समझ में आएगी अपन को, ये देखो यहाँ पे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ हीट सप्लाइड, जो कि कांस्टेंट होती है, तो इसकी जगह तो मैं पी लिख देता हूँ। तो पी बराबर होगा एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा स्मॉल टी। अब ये जो ग्राफ है ये देखो टेम्परेचर और टाइम के बीच में है, और जब भी कोई भी एक्स और वाई के बीच में ग्राफ हो तो उसमें जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है या फिर डी वाई बाई डी एक्स होता है, वो ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा स्मॉल टी लिखा हुआ है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ये इस ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो कर्व है इसके अंदर ये डेल्टा टी अपॉन डेल्टा स्मॉल टी है ना, ये हमेशा स्लोप ऑफ द कर्व इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, और ये चला जाएगा इधर पी अपॉन एम सी, और ये डेल्टा टी अपॉन डेल्टा स्मॉल टी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्लोप बोल सकते हैं। तो स्लोप यहाँ पे, ये बाकी चीजें देखो पी और एम तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। मतलब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, इसका जो स्लोप है वो उस मटेरियल की जिसके लिए ग्राफ बना रहे हो, उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या है इसका? जैसे मान लो कि आपको दो अलग अलग ग्राफ दे दिए और दोनों में से पूछा कि ये दो अलग अलग मटेरियल के लिए ग्राफ हैं, बताओ कौन सा वाले मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। तो कैसे चेक करोगे? आपको ग्राफ का स्लोप देखना है। जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी? कम होगी। जैसे एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये मान लो ऐसे, तो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है। तो इसका स्लोप कम है तो इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी? ज्यादा। इसका स्लोप ज्यादा है तो इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी? कम। इस तरीके से आपको बताना है। तो इस टाइप की क्वेश्चंस में ये जो ग्राफ है ना, इसको देख के हमको ऑब्जर्व करके ये बताना होता है कि कौन से मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है।
फिर ये आ गया अभी मटेरियल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुकी है। अभी आप इसको और हीट सप्लाई कर रहे हो तो अब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब भी मेल्टिंग होगी यानी कि फ्यूजन होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन रहेगा। बस ये पिघलती जाएगी और यहाँ पे जाके ये पूरा का पूरा मेल्ट हो गई अभी, है ना। देखो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है, ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा ना। ये वाला जो पोर्शन है ये किस चीज को बता रहा है, मतलब इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, जब भी स्टेट चेंज होती है तो जो हीट सप्लाई की जाती है उसका फॉर्मूला ये होता है Q इक्वल टू एम इंटू एल, या डेल्टा Q इक्वल टू एम इंटू एल लिख देते हैं इसको। डेल्टा Q किसके बराबर है यहाँ पे, डेल्टा Q को हम लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ से हम P इंटू डेल्टा टी ही लिख देते हैं इसको, इक्वल टू एम इंटू एल। तो बताओ यहाँ से ये जो डेल्टा टी है, देखो P कांस्टेंट है और M कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया लेटेंट हीट के। इसका मतलब डेल्टा टी मतलब ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है तो यहाँ से यहाँ तक टाइम में कितना चेंज आया वो होगा डेल्टा टी, इसको डेल्टा टी बोलेंगे। तो डेल्टा टी किसके प्रोपोर्शनल है, लेटेंट हीट के। मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा ना ग्राफ का, ये हमेशा किसको बताएगा, लेटेंट हीट को बताएगा। जैसे यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है मटेरियल की, वो इस पोर्शन से पता चलेगी। अगर ये पोर्शन लंबा है ना, जैसे ये वाला पोर्शन यहाँ पे बड़ा है, तो इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होती है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, कम होती है। देखो ये छोटा पोर्शन है, ये बड़ा, जितना बड़ा पोर्शन रहेगा उतना ही ये ज्यादा लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से पता लगाना है। तो ग्राफ के अंदर सिर्फ दो ही चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ग्राफ का स्लोप किस चीज को बताएगा, तो स्लोप स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरी चीज हमको ये पता चलेगी कि ये वाला जो पोर्शन होगा ना ग्राफ के अंदर, ये वाला पोर्शन हॉरिजॉन्टल वाला जहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, वो हमेशा लेटेंट हीट को बताएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग कर्व बोलते हैं, जो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग बनेगा। जैसे आइस के लिए आपने ड्रॉ किया तो ऐसा बना। अब मान लो मैं किसी दूसरे मटेरियल के लिए इसको ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस टाइप का सा बन जाएगा। अब ये दो अलग अलग ग्राफ बन गए, तो इससे कंपैरिजन करते हैं फिर बाद में हम लोग कि कौन से मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, कौन से की लेटेंट हीट ज़्यादा है। इस तरीके से कंपैरिजन करने के लिए ये ग्राफ काम आता है।